हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुषमा तिवारी मिडिल क्लास स्कूल सलेमपुर से कक्षा 10 के बच्चों को आज हिंदी गद्य सामने आप देखेंगे। हिंदी साहित्य सागर के पाठ 9 शीर्षक क्या है? भेड़ और भेड़िए नामक शीर्षक है। उसी के बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। कल तक आप संदेह लेसन के बारे में आप पढ़ें, उसमें आपको पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। प्रश्न उत्तर भी हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बताया गया है और होमवर्क भी दिया गया है। यानी कि आपको पाठ 7 वर्कबुक में टोटल जितना क्वेश्चन आंसर है वह आपका कंप्लीट कल तक हो गया होगा, ये हमें उम्मीद है। एक भी प्रश्न शेष नहीं बचना चाहिए। हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, तो आप उसको बुक से अपने हेल्प लेकर के लिखेंगे। एक भी प्रश्न शेष बचना नहीं चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे भेड़ और भेड़िए। तो इसके लिए पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानेंगे। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का संक्षिप्त परिचय देंगे। प्रसिद्ध व्यंग्य के लेखक हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सन 1922 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में संपन्न करने के बाद आपने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। ये वसुधा नामक लघु पत्रिका का प्रकाशन भी किए। परसाई जी ने समाज और राजनीति के ऊपर धारदार व्यंग्य का एक ऐसा सिलसिला आरंभ किया जो हिंदी साहित्य में उनसे पहले दुर्लभ था। अर्थात उनसे पहले इस प्रकार का राजनीति के ऊपर एक व्यंग्यात्मक लेख कोई नहीं लिखा था। स्वतंत्र लेखन करने के लिए अपने नौकरी से भी त्याग पत्र इन्होंने दे दिया था। इनकी कुछ रचनाएं जैसे श्रद्धा का दौर, जो टायर है वो टायर रहेंगे। पहला है श्रद्धा का दौर, दूसरा है कि जो टायर है वो टायर रहेंगे, तीसरा है जैसे उनके दिन फिरे, फिर है सदाचार की ताबीज और विकलांग इत्यादि। इनकी शैली, भाषा शैली अत्यंत सरल होते हुए भी बात को अत्यंत तीखे अंदाज में कहने में समर्थ है। इसके लिए परसाई जी ने सूत्रात्मक वाक्यों का आश्रय लिया। आप अपने भाव को प्रकट करने के लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक शब्दों का चुनाव किए। यही कारण है कि इनके वाक्य अत्यंत बहुत ही सुंदर होते हैं। इनकी शैली प्रतीकात्मक, यानी किसी की तुलना करके अर्थ प्रदान कर गागर में सागर भरने का काम किया। यानी ये छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से, जैसे आप कोटेशन पढ़ते हैं तो ऐसे इन्होंने सुक्तियों के माध्यम से जो सुक्तियां होती हैं वह एक एक ऐसे छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से इन्होंने ऐसा राजनीति पर तीखा व्यंग्य किया है कि जो मनुष्य के हृदय पटल पर अपना अक्षरशः छाप छोड़ती है। इसमें शीर्षक है भेड़ और भेड़िए। तो पहले आप सारांश टाइप में इस कहानी के बारे में समझेंगे। उसके बाद हर एक पैराग्राफ को पढ़ करके मैं उसका व्याख्या करूंगा। तो पहले समरी यानी सारांश आपको बता दे रही हूँ कि भेड़ और भेड़िए सुनने में लगता है कि ये तो एक ही चीज है, लेकिन भेड़ एक बहुत ही साधारण पशु है। जो आप देखते हैं कि एक भेड़
सिर को नीचा करके इतनी सीधी होती है कि एक जिधर जाती है उधर उसके पीछे सारे लग जाते हैं और हमेशा गर्दन को झुकाए हुए चलती है। और भेड़िए जो एक खूंखार जानवर है उसके लिए प्रेरित हुआ। तो इस कहानी में लेखक हरिशंकर परसाई जी ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार सीधे साधे लोगों पर, जो ताकतवर लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वह किस रूप में उन पर उनका शोषण करते हैं। तो इसको इन्होंने प्रतीकात्मक रूप जो दिया, भेड़ और भेड़िया, तो भेड़ और भेड़िए के माध्यम से इन्होंने उसका प्रतीक रूप लिया मनुष्य। तो एक बार जंगल में चुनाव का शोर हुआ। उस जंगल में भेड़ों की संख्या अधिक थी और भेड़िए की संख्या कम थी, इसलिए भेड़िया जो था वह चिंतित हो गया कि अब तो हमारी बहुमत नहीं होगी, भेड़ों की संख्या ज्यादा है, इसलिए यही इसी की सरकार बनेगी। तो फिर अब हम कैसे शोषण कर पाएंगे, क्योंकि भेड़िए का काम था वह छोटे छोटे निरीह पशुओं का वध करके अपना भोजन करता था। तो उसके लिए वह बहुत चिंतित था। तो ये कहा जाता है कि कुछ जैसे लोग चाटकार होते हैं वैसे ही कुछ पशु भी चाटकार होते हैं। उसकी गिनती की गई है यानी जयकाल आप पढ़ते होंगे क्या। वह देखा कि अब तो भेड़ों की सरकार बन जाएगी, तो भेड़िया जो शिकार करके जो खा करके फेंकता है उसी से गुजर बसर होता है। क्या वह भेड़िए के पास आता है, उसकी चिंता का कारण पूछता है कि महानुभाव चाटुकारिता का शब्द, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही जीवन दाता है हमारे, आप किस प्रकार क्यों चिंता में पड़े हुए हैं। यह सुनकर के भेड़िए को जैसे लगा कि मेरा कोई शुभचिंतक है। वह कहा, क्यों आजकल जंगलों में जो शोर चल रहा है आपको नहीं पता है, चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में हमें लग रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे, कारण कि हमारी संख्या कम है और भेड़ों की संख्या अधिक है। तो जब वह जीत जाएंगी तो फिर हम नियम बना दिया जाएगा कि कोई किसी का हिंसा नहीं करेगा, तो फिर हम कहाँ से खाएंगे। प्यार जो चाटुकार होता है वह कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको कोई उपाय बताऊंगा जिससे आपकी जीत होगी। और वह जाता है, मैं संक्षेप में इसका सारांश बता रही हूँ, उसके बाद से मैं आपका गद्यांश के आधार पर व्याख्या करूंगी। इसके बाद वह जाता है, 3 अपने ही समकक्ष लोग यानी अपने ही जात के 3 सियारों को लाता है, किसी को धर्म गुरु बनाता है, किसी को विद्वान बनाता है, किसी को पंडित बना के लाता है और भेड़िए को उनका रूप बदलने को कहता है और बदल करके वह उनको इस प्रकार से परिवर्तित कर देता है, भोली भाली जनता के रूप में जो भेड़ें थी उनसे यह कहता है कि यह तो अब इतने सीधे हो गए हैं कि यह घास का तिनका खा करके जीवित रहेंगे। इन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि अब यह कुछ खाएंगे ही नहीं, केवल घास का तिनका खा करके जिएंगे और अन्य छोटे पशुओं का, अन्य छोटे जीवों का कल्याण करना ही इनका उद्देश्य रह गया है। भोली भाली जनता प्यार के चाटुकारिता वाले जो वाक्यांश थे भेड़िए के लिए उससे प्रभावित हो गई और अंत में होता है क्या कि वह भेड़िया जीत जाता है, भेड़ें हार जाती हैं और पुनः भेड़िया अपने रूप में आ जाता है और भेड़ों का शिकार करने लगता है। यह सारांश जो अभी मैं संक्षेप में बताई, तो हरिशंकर परसाई तीखे व्यंग किए हैं। इसमें इन्होंने यह दिखाया है कि आज के वैसे नेता जो अंदर से कुछ और है और देखने में कुछ और, चुनाव के समय उनका प्रारूप कैसा हो जाता है और जीतने के बाद उनका रूप कैसा हो जाता है। तो भेड़ किसके प्रतीक, तो भेड़ भोली भाली जनता का प्रतीक माना गया और भेड़िए ऐसे नेता का प्रतीक है
कि जो चुनाव के समय अपने रूप को परिवर्तित करके लंबी लंबी लुभावनी बातों से लालच दे करके जनता को धोखा देती है, अपने वश में कर लेती है और अपना चुनाव में अपना विजय हासिल कर लेती है। और उसके बाद पुनः जैसे वह भेड़िया किया वैसे ही हमारे नेता, सभी नहीं लेकिन अधिकांशतः ऐसे नेता जो समाज का शोषण करते हैं सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए, उन्हें जनता के कार्यों की चिंता नहीं, जनता की भलाई को वह नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ मात्र अपना लाभ चाहते हैं। तो परसाई जी इस पर तीखा व्यंग अपने इन वाक्यांशों के द्वारा, इस लेख के द्वारा उन्होंने किया है। तो अभी मैंने आपको सारांश बताया, यानी कि आपको अब फिर मैं उसको पढ़ करके बता रही हूँ। एक बार वन के पशुओं ने अनुभव किया कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। सबने मिलकर एक मत से तय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से अब पूरा हलचल मच गया, हर्ष की लहर दौड़ गई। लगा कि शीघ्र ही सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आने वाला है। यानी कि उसमें यह कहा गया कि अब पशुओं में चुनाव होगा और जो विजयी होगा उसके लिए एक ऐसा नियम बनेगा कि कोई किसी की हिंसा नहीं करेगा। अब देखो, एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, यानी कि जहां किसी अच्छी शासन प्रणाली को अपनाने का बात किया जा रहा है। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। अब देखो, इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई का अभिप्राय क्या है कि इस क्रांतिकारी परिवर्तन से खुशी की लहर दौड़ गई। वह परिवर्तन क्या था कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी। जब ऐसा वन के पशु सुने तो उनके अंदर एक खुशी की लहर उठने लगी, सोचने लगे कि अब तो सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आएगा, क्योंकि जब पशु हिंसा नहीं होगा, प्रजातांत्रिक प्रणाली आएगी, तब यह जो भेड़िया है यह अपना क्रूर रूप हमारे सामने प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी में चरण खड़े हैं उसमें भेड़ें बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। अब देखो, जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी में चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थी। अभी मैं पहले बताई कि भेड़ें बहुत ही निहायत शरीफ, बहुत ही दयालु प्रकृति की पशु होती है, जो घास को भी बहुत ही बारीकी से फूंक फूंक कर चलने से अभिप्राय है कि बहुत ही सोच समझ कर वह घास के तिनके को भी खाती है कि कहीं इसमें किसी का कुछ नुकसान न होने पाए। यानी यह भेड़ें प्रतीक है हमारे देश के भोली भाली जो जनता है उसके लिए। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा
भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों को कानून बनाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए न मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग का समाज आधारित होगा। जब ऐसा परिवर्तन आया तो भेड़ों ने अब सोचा कि हम इस प्रकार के नियम बनाएंगे कि जिसमें किसी भी पशु की हिंसा नहीं होगी, कोई भी जीव एक दूसरे जीव को नहीं सताएगा, सबके लिए समान कानून बनेगा, सभी के अंदर शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग की भावना होगी। ये तो जनता की सोच थी, भेड़ रूपी जनता की ये सोच थी कि हम ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे। लेकिन नेता के रूप में जो भेड़िया था, भेड़िया किसका प्रतीक है? तो भेड़िया आज के नेताओं का प्रतीक है। वह भी वैसे नेताओं का प्रतीक है कि जिसका एकमात्र उद्देश्य जनता का शोषण करना होता है और मात्र अपनी झोली भरना होता है। अब भेड़िया सोचा कि अब तो हमारा संकट काल आया, भेड़ों की संख्या इतनी है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुमत उसी का होगा। और अगर उन्होंने जो कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे, तो फिर हम खाएंगे क्या? अर्थात जब चुनाव प्रारंभ होता है तो ऐसे नेता जो केवल स्वार्थ सिद्धि वाले होते हैं, उनको यह चिंता सताने लगती है कि पता नहीं जनता मेरे साथ क्या करेगी। अगर जनता हमें हमारे चाटकारिता वाले वाक्यों को सुन करके मेरे वश में नहीं आती है तो हमारी बहुमत नहीं बनेगी, तो फिर हमारा धन अर्जन कैसे होगा? इस चिंता से अब भेड़िया बहुत ही दुखी हो गया। जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास करता था। आप देखते होंगे कि जैसे जैसे चुनाव आता है, जनता बहुत ही उत्सुक होती है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। उसे इस उम्मीद से हर्ष होता है कि यह हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। इस खुशी से जैसे जैसे चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता गया। जनता के प्रतीक में जो भेड़ें हैं और भेड़ों के प्रतीक में जो जनता है, तो कहानी में भेड़ का सहारा लिया गया है, प्रतीकात्मक रूप है कि वह बोली भाली भेड़ें जो है वह खुश हो रही हैं कि अब दिन अच्छे आने वाले हैं। जैसे जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बढ़ता जाता और जो आज के जो लालची, जो लोलुप हैं, जो स्वार्थ सिद्ध करने वाले नेता है भेड़िए, वह उनका दिल जैसे बढ़ता जा रहा था, कारण कि उनकी संख्या कम थी और भेड़ों की संख्या अधिक थी। इसलिए भेड़ों का बहुमत होगा, उसकी सरकार बनेगी, तब फिर हम कहीं से नहीं रह जाएंगे। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। जैसे सारांश के रूप में मैंने आपको पहले ही बताया कि सियार किसका प्रतीक बताया है, ये है शंकर प्रसाई जी। तो आज के जो चापलूस लोग हैं, जो नेताओं के पीछे उनके चमचे हैं, जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, वह किसका प्रतीक है? तो सियारों का प्रतीक। अब उस भेड़िए के चमचे जो सियार हैं, क्योंकि भेड़िया कुछ खाकर फेंकता है, उसी से उसका गुजर बसर होता है। ठीक वैसे ही जो चापलूसी करने वाले, खुशामद करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह परिश्रम करना नहीं चाहते और वह ऐसे नेताओं की चापलूसी करके, खुशामद करके उनके द्वारा कुछ पा जाते हैं, इसलिए वह उनकी खुशामद करते हैं। जैसा कि कहानी में सियार ने कहा, क्या कहा? मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं, प्रतीकात्मक रूप है। यानी हर नेता के पीछे 2-4 चाटुकार, यानी खुशामद करने वाले लोग अवश्य नेताओं के पीछे घूमते हैं। वैसे ही भेड़िया
उस नेता का प्रतीक है और भेड़ उस जनता की प्रतीक है, और सियार जो है वह चाटुकार लोगों का प्रतीक है। तो जब भेड़िया खा करके फेंक देता है, उसी से सियारों का गुजर बसर होता है। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते हुए चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ चिल्लाकर उसकी जय करते हैं। यानी जो चाटुकार होते हैं नेताओं के, वे हमेशा उसके आगे पीछे उसकी खुशामद करते हुए रहते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं। और कभी कभी जब देखते हैं कि इनकी खुशामद ज्यादा करना है तो हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल हो जाएगा, इस लालच से कभी कभी जैसे वह सियार है भेड़िया के आगे पीछे घूमता है, और कभी कभी हुआ करने से अभिप्राय है कि वह उस भेड़िए के समालोचना करने में, उसका महत्व बताने में, उसकी तारीफी करने में दो चार शब्द चाटुकारता का बोलने लगता है। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए? ये आप पहले समझ लो कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा जब उसकी तारीफ करने लगता है, जरूरत से ज्यादा अतिशयोक्ति होने लगती है, तो समझ जाना चाहिए कि यह व्यक्ति बहुत ही धोखेबाज होगा, बहुत ही चाटुकार है, और इस चाटुकारता से उस व्यक्ति की खुशामद करके अपना काम सिद्ध करने वाला है। ठीक वैसे ही सियार कि यह चाटुकारता के शब्द कि महाराज आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों आए, यानी उसका बहुत शुभचिंतक बन रहा है। महाराज भेड़िए के संबोधित कर रहा है, जैसे आज के नेता के जो संते हैं वह उनको इसी शब्द से संबोधित करते हैं। आप इस चिंता में क्यों है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ये चाटुकारता के शब्द। खैर भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि बंद देश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। क्यों गया? तो जो चाटुकार होते हैं वह नेता के पीछे हाथ जोड़ करके उनके आगे पीछे खड़े रहते हैं कि महाराज आप चिंता ना करें, मैं आपका चुनाव प्रसार करूंगा, और उनके तारीफ के इतने पुल बांधेंगे, इसलिए हाथ जोड़ करके उनसे कहते हैं कि आप चिंता ना करें, हम कोई ऐसा तरकीब निकालेंगे कि सारी भेड़ें, ये सियार का कहना है कि सारी भेड़ें आपके बातों को मान जाए। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी खाने को नहीं मिलेंगी। यानी सूखी हड्डियां नहीं मिलेंगी, यानी जब ऐसे स्वार्थी नेता यदि चुनाव में नहीं जीतते हैं तो उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि अच्छे लोग आ गए तो फिर जैसे यदि कोई समाज सुधारक होता है तो उसके विरोधी कौन होते हैं? तो उसके विरोधी वही होते हैं जो चोरी से धन अर्जित करने वाले होते हैं। अच्छे लोगों का शिकायत वही व्यक्ति करता है कि जो अयोग्य होता है, जिसे कुछ मिलता नहीं, वह उसकी तारीफ करेगा कि जो बिना परिश्रम के उसके झोली में कुछ डाल दे। ऐसे चाटुकार लोग होते हैं। तो जो इस प्रकार की अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करते हैं, किसी की तारीफ जरूरत से ज्यादा करने लगे, तो यह समझना है कि यह व्यक्ति बहुत ही जालसाज होगा। ऐसे व्यक्ति से सावधान होना चाहिए, जिसका रूप सियार को लेखक ने बताया है। आखिरकार एक दिया है लाइन कि सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार तेज न हो गया होता। अगर यदि चापलूस व्यक्ति चापलूसी करना छोड़कर अपने बुद्धि से, अपने परिश्रम से कुछ हासिल करता तो शायद उसे उस नेता की चमचागिरी नहीं करनी पड़ती। इसलिए कहा गया है कि यदि सियार चापलूसी करना छोड़ दिया होता, अपने परिश्रम से कुछ प्राप्त करना चाहता, तो आज वह भी शेर के जैसे होता। यानी जो चाटुकार, जो खुशामद करने वाले व्यक्ति होते हैं, वह मात्र इसी पर निर्भर रहते हैं कि किसी की जी हजूरी करके धन अर्जन करना, न कि अपने परिश्रम से, अपने बंध से, अपने विद्वता से, अपने ताकत से
कुछ करके धन अर्जित करना। भेड़िए ने कहा, तो याद ने खुद सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए महाराज, यदि यहाँ नहीं है तो वहां चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी हमारी कुछ नहीं है। यानी बुरे लोगों के लिए कहीं भी स्थान नहीं होता, क्योंकि एक न एक दिन उनकी जो बुराई है वह लोगों के सामने आ ही जाती है। इसलिए वह अपने को रहा कि हमारा वहां भी जगह नहीं है। भेड़िया चिल्ला कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है? अरे हमारी जात कुल 10 फीसदी है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90 फीसदी है। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? और कहाँ जिंदगी अपने तो मौत के हाथ पड़ सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता है तो क्या बात है। यानी इसमें यही दिखाया कि अभी मैं आपको अभी आपका ये 2 ही पैराग्राफ हुआ है, इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें यही दिखाया गया कि भेड़े एक भोली भाली जनता का प्रतीक है और भेड़िया आज के ऐसे नेता के प्रतीक है कि जो केवल स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। और सियार जो है वह ऐसे चाटुकार लोगों का प्रतीक है कि जो नेताओं के तमसे के रूप में दिखाई देते हैं। थैंक यू। फिर अब मैं आपको इस पर आधारित आपके वर्कबुक में प्रश्न है, इस पर आधारित आप देखेंगे। उदाहरण में दिया है कि यह एक भेड़िए की कथा नहीं, यह सब भेड़ियों की कथा है। यानी एक नेता की नहीं, सारे उस नेताओं की कथा है कि जो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाले हैं। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से उनका कोई हित चिंतक नहीं है। प्रश्न आप ये 4 लिख लेंगे, यह सब भेड़ियों की कथा है। इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, भेड़ियों से तात्पर्य शोषक वर्ग, और शोषक वर्ग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मिथ्या प्रचार करता है। शोषक वर्ग के आश्रय पर पलने वाला समाज का स्वार्थी वर्ग, जिसका प्रतीक यहाँ सियार को बनाया गया है, उनके प्रचार में योगदान देता है। चुनाव में भेड़िए को सफलता मिलती है और फिर वे भेड़ रूपी शोषित वर्गों का खुलकर शोषण करते हैं। दूसरा प्रश्न है, चुनाव के समय भेड़ियों का प्रचार किसने और किस प्रकार किया था? यह आपके बुक में है कि चुनाव के समय भेड़िए का प्रचार सियारों ने किया था। बूढ़े सियार और 3 रंगे सियारों ने भेड़िए को संत बनाकर उसकी झूठी प्रशंसा की। पीले सियार ने कवि को लेखक की, नीले सियार ने पत्रकार की और हरे सियार ने धर्म गुरु की भूमिका निभाई है। तीसरा प्रश्न है, भेड़ों को क्या विश्वास हो गया और क्यों? इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि भेड़ों को, भेड़िया का जो यह प्रलोभन वाली सियार जो बात किए, उससे भेड़ों को यह स्वीकार हो गया कि नहीं, अब भेड़िया बहुत अच्छा हो गया है, अब यह हमारे भलाई की ही बातें करेगा। फिर सियारों ने भेड़िए का प्रचार क्यों किया? तो आपको पहले ही बताई कि सियार ने भेड़िए का प्रचार इसलिए किया कि भेड़िया जो शिकार करके फेंक देता है, उसे से ही सियारों का पेट भरता है। अतः यदि वह उसका प्रचार नहीं करेगा तो फिर वो उसे भी कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात भाव यह है कि चाटुकार लोग यदि नेताओं के पीछे यदि न घूमे तो उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसके आगे आपका ये 4 प्रश्न होमवर्क है। आपके वर्कबुक के पेज नंबर 162 162 नहीं है, 160 अभ्यास माला 1 पशु समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन से हट की लहर दौड़ गई। इसमें का 4 प्रश्न आपका होमवर्क होगा।